अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान और आज हम बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री के ऊपर, जिसको पूरी दुनिया के मुमालिक ने तो अपना लिया, मगर पाकिस्तान में आज भी ये इंडस्ट्री जो है बदहाली का शिकार है, बनाम सरकार। आज हम बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री के ऊपर कि आईटी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में सब काम कर रही है उसमें बदहाली का शिकार जो इंडस्ट्री और फुकदान का शिकार ये इंडस्ट्री जो है, इसे किन मसाइल का सामना है और आवाम जो है वो इस इंडस्ट्री से कितना मुनाफा कमा सकती थी और पाकिस्तान की जीडीपी में ये कितनी ग्रोथ पैदा कर सकता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों से भी निकल सकता था। मगर पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसा इक़दामात नहीं उठाए कि जिससे आईटी इंडस्ट्री को बरतरी मिल सके और आवाम को रिलीफ मिल सके। इसी हवाले से हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों की राय जानेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं इस वक्त 2022 के प्राइड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड याफ्ता तनवीर नांडला साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि क्या कहेंगे आईटी सेक्टर के हवाले से। देखिए, आईटी सेक्टर हमारे हमसाया मुल्क अगर भारत की बात करें तो मैं अक्सर उनकी फिगर्स कोट करता हूँ। उनकी जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो $200 बिलियन तक पहुँच चुकी हैं। और इसको कंपेयर करने के लिए मैं सऊदी अरब का जिक्र करूँ कि उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी अरामको जो ऑयल एक्सपोर्ट करती है, उनकी भी टोटल फिगर्स लगभग इतनी है, $170 बिलियन से $200 बिलियन तक। तो आप देखें कि पोटेंशियल कितना है इस आईटी फील्ड में कि एक दुनिया का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल जो सऊदी अरेबिया है, उसकी एक्सपोर्ट सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट्स के बराबर है इंडिया की। तो अगर पाकिस्तान हमसाए हैं हम, और अगर इस तरफ ध्यान दें हम और हमारी पॉलिसीज़, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इकोसिस्टम अगर इस चीज़ को सपोर्ट करे कि हमारे यहाँ बिलियनियर कंपनीज़ हैं जिनको हम यूनिकॉर्न्स कहते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई एक भी यूनिकॉर्न नहीं है। अगर हम इज़राइल की बात करें तो सिर्फ इज़राइल में 15 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं और मुल्तान शहर से भी छोटा एक मुल्क है, आप जानते हैं। तो आईटी सेक्टर को प्रॉब्लम्स जो दरपेश हैं वो सबसे बड़ी है रेगुलेशंस। रेगुलेट नहीं है, यहाँ पे लॉज नहीं है। अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है, अक्सर आप सुनते होंगे कि ऐप्स के नाम पे फ्रॉड हो गया, डिजिटल करेंसी के नाम पे फ्रॉड हो गया, इन चीज़ों के नाम पे फ्रॉड्स हो गए। तो कोई भी ऐसा इदारा FIA है तो सही, लेकिन दैट्स इनइफेक्टिव, टोटली इनइफेक्टिव। उसका कोई भी किरदार मैं समझता हूँ कि नहीं है कि वो किसी को इंसाफ मुहैया करवा सके। अच्छा, जब आपकी रेगुलेशंस नहीं होती तो उससे नुकसान ये होता है कि जो इन्वेस्टर है, जो बड़ी कंपनीज़ हैं बाहर से आके यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, यहाँ के लोगों को हायर करती हैं, उनको एक्सपोजर देती हैं इंटरनेशनल लेवल का, वो आती नहीं है। उसके बाद हम अगर जिक्र करें तो एकेडेमिया और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके दरमियान इतना बड़ा गैप है कि जो हमारे एकेडेमिया में जो हमारे टीचर्स बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं वो अप टू डेट नहीं है। उनका नॉलेज आज से 10 साल पहले पे स्टक है। और आजकल ये इतनी तेज़ी के साथ, इतनी रैपिडली ये चीज़ें अपडेट हो रही हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देखें तो चैट GPT सिर्फ एक डेढ़ साल हुआ है उसको आए हुए, और देखें कि उसने किस तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया है। चैट GPT को यूज़ करते हुए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक दौर शुरू हुआ था, AI के इतने फ्लरिश करने के बाद एक पूरा नया दौर शुरू होने जा रहा है। और आप देख लें हम कहाँ हैं। हमारे यहाँ जो बच्चा $3,000, $5,000, $10,000 तक सोलो फ्लाइट करके पहुंच जाता है। अब जब आप फ्लरिश कर रहे होते हैं ना, तो जहाँ पे आप कमा रहे हैं वहीं पे आपकी स्पेंडिंग होती है। अब हम इंटरनेशनली काम कर रहे हैं तो हमने इंटरनेशनली पैसे आएंगे तो हमने पे भी करना है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है जो कि अभी तक फिक्स नहीं हो पाया, और उसमें मैं बहुत हाई लेवल पर, हाई कमांड लेवल पर भी वॉइस रेज कर चुका हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। प्रॉब्लम को ज़रा समझने की कोशिश करें। डॉलर का रेट है लेट्स सपोज 275। अब जब मैं कमा रहा हूँ ना, तो मुझे 275 की बजाय रेट मिलता है 260 to 270 के दरमियान। अब जब मैं पे करने जाता हूँ अपने अखराजात, तो मुझे तकरीबन 10 to 20% जो डॉलर का रेट है उस पर इजाफी चार्जेस, टैक्स की मद में, डिफरेंट मद में मुझे चार्जेस पड़ जाते हैं। अब वो जो 275 का डॉलर था वो मुझे पड़ गया $300 के अराउंड अबाउट। अब मेरी कमाने की जो है वो 265 है, स्पेंडिंग 300 है। अब ये जो ₹35 का जो डिफरेंस है वो कौन पूरा करेगा? उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि जो एक बच्चा $2,000, $4,000, $5,000 पे पहुंचता है,
तो डिफरेंट दुनिया के ममालिक ने डिजिटल नोमैड वीज़ाज़ के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ। अब ये देखें उनकी अक्लमंदी। वो क्या कहते हैं कि आप दुनिया में कहीं भी हो, पाकिस्तानियों को वैसे तो वीज़ा आसानी से नहीं देती दुनिया, लेकिन आप कहते हैं कि अगर आप $2,500 कमा रहे हो डिजिटली, कहते हैं जी बिल्कुल कमा रहे हो, आ जाओ यहाँ पे आके आपको हम वीज़ा भी देते हैं, आप बैंक अकाउंट भी खुलवाओ, आप यहाँ पे आपको टैक्स भी फ्री आप रहो, और यहाँ पे जो भी सर्विसेज जो भी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए हम देते हैं। उससे नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान का जो पूल जो अर्निंग करने वाला है, जो $2,000, $4,000, $5,000, $10,000, $20,000 कमाने वाला है पर मंथ, वो यहाँ से फ्लाई करके मेजरली वो दुबई जा रहा है, वो मलेशिया जा रहा है, वो माल्टा जा रहा है, और इस तरह की जो दूसरी बड़ी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फ्लाई कर रहा है। नुकसान ये हुआ कि जो डॉलर जिस डॉलर की हमें ज़रूरत थी वो यहाँ आने की बजाय वो दुबई पार्क हो रहा है, वो मलेशिया पार्क हो रहा है, वो माल्टा में पार्क हो रहा है, और वो इस तरह की दूसरी जो ममालिक है ना वहाँ पे पार्क हो रहा है। अच्छा ये बताएं कि हमने ये भी एक चीज़ देखी है कि आजकल एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है कि जी आप हमारी सर्विसेज लें और हम आपकी वेबसाइट या आपके व्यूज़ को टॉप पर ले आएंगे। तो जब ये एक चीज़ बहुत ही आसान एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, तो इसे सिखाने में एक टीचर है या एक इदारा है, वो 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने का टाइम क्यों देता है? देखें, पहली बात है रिसर्च। बात वहीं पे आ जाएगी कि आप किसी के पास जब सीखने जा रहे हैं तो रिसर्च करके जाएं, उस बंदे के बारे में मालूम करके जाएं, उस फील्ड के बारे में मालूम करके जाएं, और जिस बिज़नेस मॉडल को आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं उसको। असल में प्रॉब्लम पता क्या है, हम इदारों को, टीचर्स को, मेंटोर्स को तो बुरा भला कहते हैं। हमने कभी उस बच्चे को क्यों नहीं कहा कि जो सिर्फ लालच में आके किसी ने कहा जी अच्छा जी यूट्यूब पे ना आपको यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कर दूंगा, उसने ये बैठ के क्यों नहीं सोचा कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन से क्या होता है? मोनेटाइज होने से पैसे थोड़ी आ जाएंगे, पैसे तो व्यूज़ से आते हैं। अब मेरी यूट्यूब की वीडियो कोई मुझे चैनल मोनेटाइज कर देगा 2-4 हज़ार रुपये में, और जब उस पर व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो वो किस काम का? क्यों? या तो उसकी रिसर्च नहीं है या वो लालच में है। तो जिस भी फील्ड के अंदर आप जा रहे हैं उसमें आप प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस इसको बोलते हैं वो करके जाएं। अब आप कह रहे हैं कि व्यूज़ आएंगे, वेबसाइट पे व्यूज़ आएंगे या यूट्यूब पे व्यूज़ आएंगे, अंडरस्टैंड करें बिजनेस मॉडल क्या है, उससे जाके क्वेश्चन करें कि यार तुम मुझे क्या सिखाओगे, यूट्यूब व्यूज़ से तुम्हारी क्या मुराद है? क्या ये मुराद है कि तुम मुझे इतना कैपेबल कर दोगे कि जी कैमरा वर्क कैसा होगा, माइक कैसा होना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, कंटेंट वायरल कैसे होता है, ये चीज़ें सिखाओगे? फेयर इनफ, बहुत अच्छी बात है, मैं सीखने को तैयार हूँ। या मुझे एक बॉट दे दोगे कि ये बॉट इतने टाइम पे रन करो तुम्हारे व्यूज़ आ जाएंगे फेक, अगर तो वो कहता है कि इस तरीके से व्यूज़ आएंगे तो भाई फेक है, नहीं जाना। अगर वो कहता है नहीं मैं आपको सिखाऊंगा कि यूट्यूब की एसईओ किस तरह होती है, अच्छी प्रोडक्शन किस तरह होती है, वॉइस क्वालिटी क्या होती है, वॉइस क्वालिटी एनहांसमेंट क्या होती है, अच्छा कैमरा वर्क क्या होता है, एंगलिंग क्या होती है, अगर तो वो ये चीज़ सिखा रहा है तो वो बंदा बिल्कुल ठीक है, उसके पास ज़रूर जाओ आप, उसके पास टाइम लगाओ, उससे सीखो। वो भी बगैर प्रैक्टिस के, बगैर टाइम स्पेंड किए जब सीख के आओगे, पहली अटैम्प्ट में अच्छी वीडियो नहीं बनेगी। मिस्टर बीस्ट दुनिया का कामयाब तरीन यूट्यूबर है, उसकी भी पहली वीडियो आप जाके देखो वो परफेक्ट नहीं थी, ये रियलाइज़ करने की बात है। तो जब तक आप इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करोगे, इसको प्रॉपर बिजनेस के तौर पे नहीं लोगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा ये बताएं कि हमने ये भी देखा कि हर इदारे के अंदर, हर फील्ड के अंदर काली भेड़ें भी होती हैं। तो हमने पिछले चंद साल कबल जो है वो फ्रॉड्स भी होते हुए देखे कि स्टूडेंट्स के साथ, लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स भी हो गए। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं आपकी नॉलेज अपडेट करता चलूँ, फ्रॉड अब तक हो रहे हैं। अगेन वो कहते हैं ना लालच। अब बात होती है, लोग हमसे पूछते हैं कि सर क्रिप्टो के बारे में बताएं, क्या क्रिप्टो काम ठीक है? अब मैं परेशान हो जाता हूँ एक मिनट के लिए, मैं इसको क्या कहूँ, क्योंकि क्रिप्टो तो इटसेल्फ ठीक है, BTC एक हकीकत है, USDT एक हकीकत है, मैं उसको क्या कहूँ, ये हकीकत नहीं है। अब जब आप किसी को पैसे दोगे ना कि यार ये हमसे 20 लाख रुपए ले लो, वो आपको कहता है कि ये फ़लाँ ऐप है, 20 लाख रुपए हमने इस ऐप में डालने हैं, ये 2 महीने बाद ना हमें डबल करके दे देगी। प्रॉब्लम यहाँ आता है। अब फ्रॉड्स की बात आई तो लालच में नहीं आती। ओवरनाइट जो सक्सेस है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये नहीं हो सकता कि आप किसी को 2 लाख रुपए दें, 1 महीने में आपको 4 लाख रुपए करके दे।
ये एग्जिस्ट नहीं करता। बुनियादी सिंपल सा फंडा है। इस चीज़ को जब आप समझ गए, फिर आप रियल चीज़ों की तरफ जाएंगे, रियल चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आप धोखे का शिकार नहीं होंगे। अपनी रिसर्च बड़ी स्ट्रॉन्ग करें। जी, तो नाज़रीन, आपने तनवीर नांडा साहब की बातें सुनी और उन्होंने जो राय दी है वो यही है कि प्रॉपर रिसर्च हो और कोई भी शॉर्ट टर्म और छोटा रास्ता नहीं होता कमाने का। हर एक चीज़ की प्रॉपर स्टडी होती है और लॉन्ग टर्म के अंदर उसे फ़ायदा मिलता है। मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक आईटी सेंटर के अंदर जो कि बच्चों को आईटी जो है वो सिखा रहे हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर सिखाए जा रहे हैं, ईबे के हवाले से बताया जा रहा है, ड्रॉप शिपिंग के हवाले से बताया जा रहा है। इसके साथ साथ कमाने के जो हैं वो ज़रिए यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं। हम यहाँ पर आएंगे, लोगों से बात करेंगे, यहाँ के ओनर जो हैं उनसे मिलेंगे और उनसे मिलकर बात करेंगे कि किन मुश्किलात का सामना है, उन्हें किन मसलों का सामना दरपेश आता है जब हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की इन्हें सपोर्ट करती है, क्या नहीं करती। इस वक्त जानेंगे इनसे। सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि आईटी के हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड करें कि आईटी में हम लोग किस तरह कमा सकते हैं। आईटी में कमाने के बहुत सारे ज़राए हैं। आईटी में एज एन फ्रीलांसर जो कि पूरी दुनिया कमा रही है और वहाँ से कमाया जा सकता है। आप अमेज़ॉन पे काम करके कमा सकते हैं, ईबे पे काम करके कमा सकते हैं, टिकटॉक पे काम करके कमा सकते हैं, अपना शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करके कमा सकते हैं, अपनी वेबसाइट क्रिएट करके कमा सकते हैं और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और वेब डेवलपमेंट करके कमा सकते हैं। तो बहुत सारे ज़राए हैं आईटी पे कमाने के। अच्छा, ये बताएं कि आईटी को सीखने के लिए अब ईबे या टिकटॉक या अमेज़ॉन को सीखने के लिए क्या टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, बच्चे को कितनी स्टडी चाहिए होती है? देखें, इन टर्म्स ऑफ स्टडी सिर्फ आजकल के दौर में ये है कि उसको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, ठीक है, और इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ने आने चाहिए और उसकी डेलीगेशन रिक्वायर्ड है। आईटी एक ऐसी फील्ड है जो कि एक स्किल है जो कि आप विदाउट एजुकेशन भी अपने अंदर आप वो ला सकते हो, लेकिन एजुकेशन इस लिहाज से ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें रिसर्च एक बहुत की फैक्टर है जो कि आपको करना है। तो इसको सीखने के लिए एक तो आपको हार्डली मैट्रिक पास एजुकेशन बहुत है, आप इसमें एक एक्सपर्ट लेवल तक काम कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आईटी के अंदर काम करते हुए हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं? आईटी के अंदर काम करते हैं हम पाकिस्तान की जीडीपी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और एक बहुत बड़ा रोज़गार जो कि हम आईटी के फील्ड के तौर पे, मतलब अगर मैं आपको बात करूं तो अगर आईटी की फील्ड को पूरी इजाज़त दी जाए पाकिस्तान में और पूरे गेटवेज़ यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएं तो आई एक्सपेक्ट जो कि जितना ज़्यादा रेवेन्यू आईटी एक जनरेट कर सकती है, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो इस वक्त आईटी का क्या हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, किन बैरियर्स का सामना है? आईटी के हालात एज सच अगर मैं कंपेयर करूं बाकी ममालिक की निस्बत तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है पाकिस्तान। इन टर्म्स ऑफ आईटी बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की भी, तो बांग्लादेश से भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट गेटवे है, एक जो मुश्किल का सामना है, एक तो हमारे पास कोई गेटवे नहीं है, पेमेंट गेटवे के जहाँ से हम पेमेंट रिसीव कर सकें। एक तो हमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं क्योंकि हमारा काम होता है सारा डॉलर्स में। तो जब हम डॉलर परचेज़ करते हैं टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम यूएस इटसेल्फ, तब हमें टैक्स लगता है। इवन कि जब हमारे पास इनकम आती है, अगर हम फाइवर से भी कमा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस फाइवर चार्ज करता है 20%। अब 20% जब हम उसको पेनियर में कन्वर्ट करते हैं तो पेनियर उसका 1% फिर चार्ज करता है, ठीक है। और फिर जब पेनियर से हम अपने पाकिस्तानी अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो $2 से $3 वो भी ले जाता है। तो एक प्रोजेक्ट जो हमने फॉर इंस्टेंस $100 का पूरा किया है तो उसके कटा के हमारे पास आते हैं, अल्लाह आपका भला करे, $60 to $70। मतलब $30 से 50% ऑफ इनकम हम टैक्सेस में दे देते हैं सिर्फ एक पेमेंट गेटवे ना होने की वजह से। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि हमने देखा है कि लोग जो हैं वो एकदम आईटी का रुझान बहुत बड़ा और लोगों ने ऑनलाइन जो है वो स्टोर्स बनाना शुरू किए और ड्रॉप शिपिंग शुरू की। ये इसके हवाले से देखें, ड्रॉप शिपिंग एक लीगल प्लेटफॉर्म था जिसको अब्यूज़ किया गया, मिसयूज़ किया गया पाकिस्तान के अंदर।
और एक प्रॉपर लीगलाइजेशन ना होने की वजह से, लॉ ना होने की वजह से पाकिस्तान से इस चीज़ को छीना गया। अमेज़ॉन एक जो कि प्रॉपरली अपने एक वेयर हाउस का सोच रहा था, मुल्तान में उन्होंने अपनी एक जगह भी फाइनलाइज़ कर ली थी वेयर हाउस की, और प्रॉपर तरीके से अमेज़ॉन पाकिस्तान में आना चाह रहा था। बट जब ये हालात देखे गए जिसमें फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई, एक चीज़ को मिसयूज़ किया गया, तो उसकी वजह से पाकिस्तान में उसने आने से इनकार कर दिया। अब थिंग इज़ कि जब ये चीज़ें इंस्टेड अमेज़ॉन डायरेक्टली जाता वहाँ पे FIA सेक्टर में, जब आप पाकिस्तान के लोग जाना शुरू हुए तो उनके वहाँ की आवाम को, मतलब वहाँ के जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं साइबर क्राइम वालों को, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नॉलेज भी नहीं थी कि दे डोंट नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग। उनको जब तक उनको पता नहीं होगा कि हमने इसको क्राइम को पकड़ना कैसे है, या क्राइम के बारे में नॉलेज नहीं हो कि ये होता कैसे है, तो वो क्राइम करने वालों को पकड़ भी नहीं सकते। अच्छा, हम मज़ीद एक और दोस्त के पास चलते हैं जो कि शुएब मजीद साहब हैं। आपका भी इसी IT से ही रिलेटेड शोबा है, तो आप ये बताएं कि एक आम इंसान को किन मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया सलमान, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। ये वाकई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको डिस्कस होना लाजमी है। एक आम इंसान, सबसे पहले एक आम इंसान ये सोचता है कि यार हाउ टू अर्न। थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो कुछ अर्सा पहले डिग्रीज़ की वैल्यू थी, जॉब्स मिल रही थी, सुकून से सेक्टर में जो है ना लोग डिग्री वाले खप रहे थे। अब सैचुरेशन इतनी हो गई है कि अब नियर अबाउट 2018 से लेके अब तक की जो जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं, या तो वो बाहर चले गए हैं, उनको अपने मुल्क के अंदर कोई ऐसी लुक्रेटिव जॉब नहीं मिली जिसके ऊपर वो रिलाय कर सकें और अपना किचन जो है वो संभाल सकें। 2020 के अंदर जब कोविड आया तो उस वक्त क्या था, एक ऐसा दुनिया के अंदर एक सेटबैक आया कि दुनिया एक जिसको कहते हैं रीस्टार्ट होना, दुनिया एक रीस्टार्ट हुई। और उसमें क्या हुआ कि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि अब जब हमारे पास जॉब नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो उस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप का दौर और IT के दौर को फ़रोग़ मिला। उस वक्त आम इंसान ने सोचना शुरू किया कि हम क्यों ना स्किल की तरफ जाएं। उस वक्त आम इंसान ने जो सिर्फ़ और सिर्फ सोचता था कि जॉब की जाए, वो सोचने लगा स्किल की तरफ। आप वो वाला टेन्योर उठा के देखें, उसमें IT के अंदर हमारे पाकिस्तान के अंदर बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ आई। स्पेशली ई-कॉमर्स के अंदर बड़ा ज़बरदस्त ग्रो किया हमारे पाकिस्तानियों ने। अच्छा, फिर उसके बाद क्या वजूहत ऐसी बनी कि एकदम जो एक इंडस्ट्री ने बूम उठाया और एक तरक्की की तरफ जाते जाते वो यकदम ही डिक्लाइन की तरफ आ गई, और वो इतनी डिक्लाइन की तरफ आई कि अब लोग उस तरफ जाने से भी डर रहे हैं। देखें, वो इंडस्ट्री बूम की तरफ जा रही थी, बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों ने क्या किया, लोग उस टाइम ये सोचने लगे ये IT सेक्टर ऐसा है, इसमें वोलेटाइल इनकम कि आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट में जल्दी रिटर्न मिलने वाला। फिर लोगों ने सोचना शुरू किया क्यों ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से कमा लूँ। फिर लोगों ने क्या किया, इसमें शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर दिए। तो शॉर्टकट्स जो हैं, जिसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं था, हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं थी, जिसमें हुकूमत का कोई पीछे से सिस्टम नहीं था कि इसको प्रॉपरली इंगेज किया जा सके, इसको प्रॉपरली लुक आफ्टर किया जा सके, इसको प्रॉपरली संभाला जा सके। तो उसमें क्या हुआ, उसमें फ्लॉज है। तो कौन सी ऐसी पॉलिसियाँ आप समझते हैं कि हुकूमत को बनानी चाहिए इस IT को उठाने के लिए? देखें, इस IT को उठाने के लिए जैसे मैंने पहले बात की कि बहुत सारे IT सेंटर 2020 में, ये 2018 के बाद 2020 में इन्होंने फ़रोग़ पाया। अब हुकूमत को क्या करना चाहिए, हुकूमत को इनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करके इनको अपनी वेबसाइट्स के ऊपर कि ये दीज आर द ऑथेंटिक एरियाज़ वेयर यू कैन गो, आप यहाँ पे जाके आप ऑथेंटिकली काम कर सकते हैं, वो उनको हुकूमत के साथ प्रॉपरली लिंक्ड होना चाहिए। और हुकूमत को क्या करना चाहिए, अब हुकूमत को स्टडी सेंटर नहीं, हुकूमत को स्किल सेंटर्स की ज़रूरत है कि यहाँ पे आए बंदा स्किल सीखे। अब हुकूमत ने क्या किया, स्टडी सेंटर्स बना दिए। स्टडी सेंटर्स में ये हुआ, लेक्चर हुआ, सब कुछ हुआ, बट ऑन बोर्ड ट्रेनिंग स्किल सेंटर्स की तरफ उसका रुझान कम गया है। अच्छा, ये बताएं कि हमने फ्रॉड्स भी देखे। जो फ्रॉड्स होते हैं
उनको किस तरह टैकल किया गया और क्या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी फोर्स भी बनाई गई जो कि इन फ्रॉडियों को ऊपर लगाम डाल सके? देखिए, हुकूमत के पास एक ही इदारा है, FIA, साइबर क्राइम, ये चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, बट इनको इस चीज़ का नॉलेज होना, ई-कॉमर्स का नॉलेज होना, IT का नॉलेज होना, जो ये फ्रॉड हो रहा है ये प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। जब प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो क्या होगा कि उसको प्रॉपरली पकड़ा नहीं जा सकेगा। अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को समझने के लिए भी आपको एक स्किल पर्सन की ज़रूरत है। तो जब एक स्किल पर्सन हायर्ड ही नहीं होंगे, चीज़ों का पता ही नहीं होगा, तो आप कैसे फ्रॉड को पकड़ सकते हैं? जी, तो नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी कि हुकूमत को कोई जामिया पॉलिसी जो है वो बनानी चाहिए और इसके साथ साथ फ्रॉड के हवाले से जहाँ पर इतने अदारे जो बनाए गए हैं, तो इन IT सेंटर के लिए और IT के अंदर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल जो है वो एजुकेशनल प्रोमोस जो हैं वो चलाने चाहिए और उसके बाद जो इनके हुकूमत के इदारे हैं उनको ये सिखाना चाहिए कि वो IT के जो फ्रॉड्स हैं उन्हें कैसे टैकल कर सकते हैं, उन पर किस तरह काबू पा सकते हैं और फिर उसके बाद फोर्सेस जो हैं वो डिप्लॉयड करनी चाहिए। मज़ीद अभी आपको मज़ीद लोगों से मिलवाएंगे और जाएंगे, देखेंगे कि जो IT के बच्चे हैं वो किस तरह कमा रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं उस बच्चों के पास, उस अवाम के पास जो कि पाकिस्तान के लिए अपना हिस्सा जो है वो डालना चाहती है, मगर पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं वो इन्हें वो सोर्सेज, वो प्लेटफॉर्म्स फराहम नहीं कर रही, जिन वजह से इन लोगों को मुश्किलात का सामना है। ये वो कौम है, ये वो बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है और जो पाकिस्तान की GDP में अपना हिस्सा जो है वो डाल सकते हैं। इनके से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर कितना अरसा से सीख रहे हैं? मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए हैं वर्किंग करते हुए। और अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि 3 सालों में आपने अभी तक इसमें कितना कुछ सीख चुके हैं? मैं बेसिकली ड्रॉप शिपिंग से स्केजल जो चल रहा है मेरा, ड्रॉप शिपिंग से सीखा है मैंने। उसके बाद ऑनलाइन आर्बिट्राज हो गया, FBA हो गया। उसके बाद अब न्यू मार्केट प्लेस आ रही है टिकटॉक की, तो उसमें भी मैं सीख रहा हूँ और अपना अकाउंट भी रन कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि टिकटॉक हमने तो उसे देखा है रील्स के बनाते हुए, लोग जो हैं वो टिकटॉक्स को एज आ फ़नी मोमेंट्स के लिए लेते थे या एज आ स्पेशल मोमेंट्स के लिए लेते थे, मगर इससे कमाई किस तरह की जाती है? बेसिकली यहाँ पे भी वही सिस्टम है, जैसे हम अमेज़ॉन पे ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए या FBA ऑनलाइन आर्बिट्राज के ज़रिए काम कर रहे थे। यहाँ पे भी हम अपने अकाउंट क्रिएट करके प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टिकटॉक पे इन्फ्लुएंसर होते हैं, प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, एडवर्टीज़मेंट करके। यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना पड़ता है, ड्रॉप शिपिंग करते हैं हम, यहाँ पे भी प्रोडक्ट सेल करते हैं यहाँ पे। उसके बाद जब हम कोई मतलब के प्रोडक्ट से इशू होता है तो तब हम इन्फ्लुएंसर हायर करते हैं, उनकी वजह से हम अपनी जो सेल है वो बढ़ा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर हायर करने का वजह क्या बनती है, क्यों वजह बनती है? वजह तब बनती है जब हमें जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो रही होती या उस पर कोई क्या कहते हैं हमारे अकाउंट पे सेल नहीं आ रही होती, तब हम इन्फ्लुएंसर हायर करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी जो प्रोडक्ट है उसको एडवर्टाइज करके उस प्रोडक्ट के थ्रू हम अपने ट्रैफिक इकट्ठी करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट पे विजिटर आते हैं और हम तब जाके कोई सेल लेते हैं। उसके बाद हमारे अकाउंट की सेल होती है, जिससे हमें प्रॉफिट अर्न होता है। ये बताइएगा कि मंथली आप यहाँ से कितना अर्न कर लेते हैं और आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है? बेसिकली ये तो आप ये देखें इन्वेस्टमेंट पे होता है। अब मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की थी स्टार्ट में, वो मैंने की थी 500 से नियर अबाउट 6 पाउंड की मैंने इन्वेस्टमेंट की। इससे मैंने मंथली जो अर्न किया है वहाँ में मैंने इससे 200 पाउंड की अर्निंग ली है अभी मिनिमम, क्योंकि स्टार्ट में हमें कम सेल लेनी पड़ती है, कम क्योंकि वहाँ पे विजिटर होते हैं, जिसकी वजह से हमें सेल भी कम आती है और विजिटर भी कम आते हैं। तो अभी मेरा स्टार्ट है, तो जो मैंने स्टार्ट में किया था, मुझे वैसे ये इसका जो क्या सिस्टम है, जो प्लेटफॉर्म है टिकटॉक का, उसको 4 से 6 मंथ हो गए हैं चलाते हुए। तो स्टार्ट में मेरी थोड़ी सी अर्निंग हुई थी, जो मैंने आपको बताया 200 पाउंड की। फिर उसके बाद प्रॉपर्ली जब मैं वर्क करता आया हूँ तो इससे मैंने 1000 पाउंड के क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट से मैंने 400-500 पाउंड भी प्रॉफिट निकाला है। देखिए जी, ये 400-500 पाउंड का एक बच्चा महीने में प्रॉफिट निकाल रहा है, तो सोचें अगर 25 करोड़ की आबादी के शहर में, जिसमें इस वक्त 70% जो है वो यूथ है, और अगर वो यूथ सारी कमाना शुरू कर दे तो पाकिस्तान की GDP में कितना इजाफा हो सकता है।
इसके साथ साथ अब हम चलेंगे एक और दोस्त के पास जो कि इस वक्त अमेज़ॉन का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे जी कि अमेज़ॉन से आप कब से इस शोबे से वाबस्ता हैं? अमेज़ॉन से मुझे तकरीबन 1 साल हो गया इसके साथ हूँ, और मुझे दोस्तों ने रेकमेंड किया था। मैं पहले करता था प्रॉपर्टी में, तो DHE की मैं प्रॉपर्टी में काम करता रह गया हूँ। साथ साथ उधर ही मेरे दोस्त वगैरह थे, कुलीग्स वगैरह थे, तो वो अमेज़ॉन से कर रहे थे और एक अच्छी हैंडसम अमाउंट बना रहे थे। तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया, उन्होंने कहा आप इधर इस ऑफ़िस आ जाएँ ट्राई कॉमर्स, तो आप यहाँ पे जाके आप देखें, आपको काम अगर अच्छा लगे तो आप करें। तो मैं तब से ही अभी तक मैं इधर ही हूँ। अमेज़ॉन भी कर रहा हूँ, 2-3 और प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वो भी ट्राई कॉमर्स की मदद से हम। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि अमेज़ॉन पर हमने फ्रॉड्स भी देखे, और अमेज़ॉन एक वक्त में यहाँ पर अपना वेयर हाउस भी बना रहा था, यहाँ पे मार्केट पाकिस्तान में लेकर भी आ रहा था, मगर ड्यू टू सम रीज़न्स वो चला गया। तो इनके पीछे किन अनासर का आप हाथ समझते हैं? ये मुल्क के साथ सही नहीं कर रहे। ये जो हमारे पिछले जो दोस्त वगैरह, जो कुलीग्स वगैरह जो इसमें ई-कॉमर्स में पहले से आए हुए हैं, तो उन्होंने शुरू में गलत किए हैं, फ्रॉड किए हैं, जिसकी वजह से हमें अभी इस टाइम मसले आ रहे हैं। हमें पेमेंट्स मेथड के इस टाइम मसले आ रहे हैं। पाकिस्तान में अभी तक देखें पेमेंट मेथड पेपाल नहीं आया। इवन पूरी दुनिया में आप अगर हम साथ वाले हमसायों को देख लें, इंडिया में देख लें, तो इस टाइम उधर पेपाल चल रहा है, हमारे पाकिस्तान में नहीं चल रहा। और हमें अमेज़ॉन के ऊपर कई किस्म के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सम टाइम अमेज़ॉन की तरफ से हमें रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, सम टाइम वो बंद कर देते हैं। और रीज़न क्या होती है, वो कहते हैं कि आप क्लैरिफिकेशन दें कि आप ऑथेंटिक हैं कि नहीं है, आपके पास सेलर सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि अगर मैं आपकी मंथली इनकम के हवाले से बात करूं तो अमेज़ॉन से आप कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ मंथली कितना अर्न कर लेते हैं? एक हैंडसम अमाउंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपना घर का सर्कल और एक अच्छा लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं। और उससे हम बहुत सारी चीज़ें हमने बाइंग की है, जैसे कि हमने एक प्लॉट लिया है, तो वो भी मैंने अमेज़ॉन से ही बाय किया था। इधर से देखें जी, बच्चे ने खुद कमाकर अपना घर भी पाल रहा है और साथ साथ अपने लिए पैसे भी जोड़ रहे हैं। तो ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस सेक्टर के बारे में सोचे, इन्हें आने वाली नई नस्ल को जो है वो प्लेटफॉर्म्स फराहम करे ताकि वो ईज़िली पाकिस्तान की GDP में जो है वो अपना किरदार अदा कर सके। इस वक्त मेरे साथ एक और दोस्त हैं जो कि eBay पे काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे जी, eBay और अमेज़ॉन और ये टिकटॉक जो हैं, इनमें क्या फ़र्क है एक आम इंसान को लेकर, ताकि एक आम इंसान समझ सके? अस्सलाम वालेकुम सर, ये eBay जो टिकटॉक और जो अमेज़ॉन है ना, वो बेसिकली एक सेम ही प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन ई-कॉमर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी हम सेल एंड परचेज़ करते होते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की अब्रॉड। तो उसमें देखा जाए तो जो हमारी eBay है ना, eBay पहले जो पाकिस्तानी आइडेंटिटी पे बना करता था ना, अब तकरीबन वो बंद हो चुका है। तो अब हम eBay चलाने के लिए ना हमें UK की आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम वहाँ पर अपनी LTD फाइल करा के हम अपना eBay रन करते होते हैं। तो ये बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान से किस बात का शिकवा है आपको कि वो आप लोगों का साथ क्यों नहीं दे रही? कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक अच्छा ज़रिया है कमाने का। क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम है, इस वजह से शायद वाली बात है कि वो हमारा साथ नहीं दे रही। और दूसरा ये कि जब 2021 में जब ड्रॉप शिपिंग का दौर अमेज़ॉन का अगस्त में ख़त्म हुआ था, वो वजह भी यही थी कि जो स्कैम हुए थे, जो बिग सिटीज़ हैं, अब जैसे कि आप देखा जाए कि हमारे साहिवाल हो गए, मियाँ चंद हो गए, जो हाईलाइट हो चुके थे, उनके IPs पे अकाउंट बनना भी बंद हो चुके थे, सिर्फ इसी वजह से कि क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया था। इस वजह से गवर्नमेंट ने भी हमारा साथ देना छोड़ दिया है ई-कॉमर्स की फील्ड में। हाँ जी, तो इस वक्त इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को लेकर जो है वो इस वक्त आवाम जो है वो बड़ी परेशान है, और ये वो बच्चे हैं जो कि अभी कमा रहे हैं और अभी कमाने के शुरुआती फेज़ में, और अगर इन्हें एक हेल्दी प्लेटफॉर्म दिया जाए और एक गवर्नमेंट जो है वो हमारी अगर इन्हें सपोर्ट करे तो पाकिस्तान की GDP में एक अच्छा खासा ये लोग इजाफा कर सकते हैं। लेंगे एक ब्रेक, मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं एक और IT हब में, और यहाँ पर हम जानेंगे कि IT के हवाले से और ई-कॉमर्स के हवाले से जो लोगों को मसाइल हैं वो दरपेश क्या आ रहे हैं। बात करेंगे इनसे और पूछेंगे कि क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में IT के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर आप आईटी का जो एक सिस्टम मैं देख रहा हूँ कि आप लोग ऑनलाइन कमाना शुरू किया हुआ है और एक अच्छा ज़रिया है। इस हवाले से ये बताएं कि ऐसा क्या इसमें बैरियर्स हैं जो कि आवाम को मुश्किलात दरपेश आती हैं? इसमें डिफरेंट बैरियर्स हैं, लाइक किसी जो भी अब सर्विसेज दे रहे हैं, डिफरेंट सर्विसेज हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह से लाइक अमेज़ोन के लोग ज़्यादातर इस टाइम मूव कर रहे हैं, तो अमेज़ोन में भी डिफरेंट सर्विसेज आती हैं। लाइक कुछ होते हैं कि वो इसमें सर्विसेज दे रहे होते हैं, कुछ होते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू खुद वर्क कर रहे होते हैं, और कुछ लोग यहाँ से ये एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे यूएस में या फिर यहाँ से अपनी जितने भी प्रोडक्ट यहीं पे बनाते हैं और बाहर ये भेजकर वहाँ पे अपना सेल्स जनरेट करते हैं। तो उसमें मेन इश्यूज़ यहाँ पे आते हैं कि कुछ आते हैं शिपमेंट में इश्यूज़ आते हैं, कुछ आते हैं आईपीज़ इश्यूज़। अगर हम लोगों ने अपना अकाउंट यहाँ पे बैठ के बना के उसमें वर्क कर रहे हैं तो आईपी इश्यूज़ आते हैं। अगर कंपनी हम लोग बाहर से बनवाते हैं अपनी, लाइक उसमें एलएलसी होती है जो हमारी यूएस की बनती है, अगर हम लोगों ने वो बनवाई है तो वो इस टाइम इश्यूज़ की वजह से नहीं बन पा रही। अगर बन भी जाती है तो हमें वो आईटीएन नहीं बना देते क्योंकि हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट है और इन चीज़ों में इश्यूज़ आ जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आईपी इश्यूज़ में क्या इशू आता है? क्योंकि आईपी से तो रिलेट करता है कि इंटरनेट कहाँ सप्लाई हो रहा है और किस एरिया में सप्लाई किया जा रहा है, तो उस हवाले से क्या बैरियर्स नज़र आ रहे हैं, क्या मुश्किलात नज़र आ रही हैं? कुछ सिटीज़ की वजह से ना डिफरेंट सिटीज़ ने, जैसे लाइक मियां चनू हो गया या काफ़ी सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ना फ्रॉडल एक्टिविटीज़ हुई थी काफ़ी पहले। तो उन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारे अमेज़ोन हो गया या इनके जितने भी बैकएंड पे वो थे उन्होंने इनके आईपीज़ को बैन कर दिया। तो इस वजह से जो है ना हमें इश्यूज़ आते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि फिर इसमें हुकूमत अपना क्या किरदार अदा कर सकती है? क्या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी सॉफ्ट चीज़ें दी गई हैं या कोई ऐसे इक़दाम किए गए हैं जिसमें ये एक आईटी सेक्टर को जो है वो एक बूस्ट मिल सके? हाँ, इसमें ये है कि वो जितने भी हमारे ये है गवर्नमेंट के इदारे हैं ये थोड़ा सा इन पे वर्क करें। इनमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं, लाइक काफ़ी सारे जो एक्सचेंज हैं उनको देखें, उनको यहाँ पे जो है ना क्या ना एक्सेस दें ताकि जो है हम लोगों को जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो हमारे ना हों। तो ये क्या ऐसी पॉलिसीज़ हुकूमत आप सोचते हैं आगे, आप समझते हैं कि ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं वो बननी चाहिए जिससे ये सेक्टर जो है वो ग्रोथ पा सके? यही है कि इसमें लाइक अगर जितने भी हमारे गेटवेज़ हैं वो हमें देने चाहिए। लाइक अगर जिस तरह से हमारे पास डिफरेंट जो कमर्शियल बैंक्स हैं हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने गेटवेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वो भी जस्ट उनको देते हैं जो यहाँ पे ब्रांड बने हुए हैं, अदरवाइज़ वो किसी को भी नहीं देते। इनको चाहिए कि वो चले हमें वो प्रोवाइड करें। हम लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं या फिर कोई कहीं पे भी लॉन्च करना चाहते हैं, वेबसाइट लॉन्च करके हम लोग इंटरनेशनली वर्क करना चाहते हैं तो वो हमें गेटवेज़ प्रोवाइड करें। अगर हम जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो हमसे रिक्वायर करें। अब रिसेंटली हमने खुद अप्लाई करने की कोशिश की थी डिफरेंट कमर्शियल एक बैंक में, तो उन्होंने कहा कि जस्ट आप ब्रांड, ये सिर्फ ब्रांड को मिलेगा, अदरवाइज़ किसी और को नहीं हम मर्चेंट प्रोवाइड कर सकते। अब ये अच्छा, ये बताएं मुझे कि इस वक्त आपके जो अकाउंट्स चल रहे हैं तो आप अब उन अकाउंट्स को किस तरीके से चला रहे हैं? अब आप तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो उन पाकिस्तान में बैठकर उन अकाउंट्स को किस तरह ऑपरेट किया? उन अकाउंट्स को इस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है कि डिफरेंट वर्चुअल अकाउंट, ये वर्चुअल सिस्टम्स हमें मिल जाते हैं तो उनके थ्रू हम लोग उनको यूज़ करते हैं। लाइक वो आईपी जो आता है वो यूएस का ही होता है और कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी आईपी पर वर्क कर जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि हम अपने पाकिस्तानी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम यहाँ पर रहते हुए पूरी दुनिया में बेच सकते हैं? अब एक तो सबसे सस्ता और मेन प्रोडक्ट यही है, हमारे पास नमक है, सॉल्ट है हमारा, तो वो डिफरेंट सोर्स उनको वो करके हम लोग वो सेल आउट कर सकते हैं उसको। और दूसरा लेदर है, और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, ये कपड़ा हो गया, कॉटन हो गया, इस तरह से हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग बाहर बेच सकते हैं उनको। क्या हम एक और चीज़ पे भी बात कर देते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारी एक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कि एग्रीकल्चर जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी का जो है वो रोल प्ले करती है,
तो क्या उस लिहाज से हम कुछ अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर सेल कर सकते हैं, बल्क में भी सेल कर सकते हैं, या एक लिमिटेड सर्टेन अमाउंट होती है इसे सेल कर? नहीं, बल्क में भी सेल आउट कर सकते हैं कि डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उनको अगर हम लोग टच करके फिर उनके साथ हम लोग डील करके उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी आपका कहने का मकसद ये कि दुनिया के अंदर जिद्दत आ चुकी है और दिन ब दिन जो है वो आईटी जो है वो एक्सप्लोर होती जा रही है और नए से नए इसमें वेरिएंट्स आ रहे हैं, नई से नई, जिस तरह अब चैट जीपीटी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, मगर वो हमारी किताबों के अंदर, निसाब के अंदर वो ऐड नहीं किया गया। बिल्कुल ऐसे ही है, वो उन चीज़ों को ऐड नहीं किया गया उनको। अब ये तो शुक्र है हमारे जो टीचर्स का, हम लोग शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें इन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। देखिए जी, निसाब के अंदर हमें चेंजिंग लानी पड़ेगी, अपने निसाब को तब्दील करना पड़ेगा और कमर्शियल बैंक्स के हवाले से भी हमें अपने पॉलिसीज़ जो हैं वो तब्दील करनी पड़ेंगी। डॉलर्स को अगर लेकर आना है पाकिस्तान के अंदर तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और सबसे सस्ता और शॉर्टकट प्लेटफॉर्म इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। और इस डिपार्टमेंट को, इस सेक्टर को जो है वो सबसे ज़्यादा खसूसी तौर पर जो है वो देखा जाए। इसके अलावा हम मज़ीद लोगों के पास चलते हैं अभी और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। दोस्त, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अच्छा, ये बताइएगा कि कब से ये काम कर रहे हैं? मुझे 5 इयर्स हो गए हैं काम करते हुए। अच्छा, 5 इयर्स के अंदर अगर हम थोड़ा सा बैक चले जाते हैं तो बैक पर यह देखा जाता है कि पाकिस्तान में इस चीज़ का इतना रुझान नहीं था, तो ये आपके अंदर कहाँ से शौक़ पैदा हुआ? देखें, हम उस टाइम पर काम कर रहे हैं जब ये आज से 5 साल पीछे चले जाएं तो ये चीज़ अमेज़ॉन किसी को भी नहीं पता थी। ये चीज़ कोरोना में ग्रो हुई है बेसिकली, ठीक है। और हमारे जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ शायद उस इलाके में जो है वो यही काम बेसिकली हो रहा था। तो किसी के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू जॉब की तलाश थी, जॉब की नीड थी, तो वहाँ गए, जॉब की, थोड़ा सा जो है ना इंटरेस्ट डेवलप किया अपना इस काम में। 2 साल उस ऑफिस में जॉब की, उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर लिया। उसके बाद से जो है वो अपना काम कर रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब आपको 5 साल हो चुके हैं यहाँ पर काम करते हुए, इन 5 सालों में आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, तो उस एक्सपीरियंस की बेस पे बताएं कि किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? इन पाकिस्तान के अंदर जो है बेसिकली आईपी का बहुत इशू आता है। आईपी का बहुत ज़्यादा इशू आता है बिकॉज़ जो पास्ट में जो है कुछ सिटीज़ जो हैं हमारे मियाँ चन्नू एसेट्रा जो भी हैं, इन सिटीज़ ने जो है फ्रॉडल एक्टिविटी में अपना एक नाम जमाया, अपना एक नाम कमाया। लेकिन मुल्तान जो है वो इस मामले में थोड़ा पीछे था। लेकिन जो है आईपी एड्रेस का पाकिस्तान की तरफ से बहुत इशू आया। अब बाहर के जो अमेज़ॉन्स के अकाउंट्स हैं, ईबे के अकाउंट्स हैं, उन पे टोटली जो है पीछे एआई लगी हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो डिटेक्ट करती है सिर्फ कोई आईपी पाकिस्तान की है तो आईपी पाकिस्तान की रेड जोन में है ऑलरेडी। तो उसके अंदर जो है वो आईपी आपको बगैर किसी नोटिफिकेशन के, बगैर किसी आपको जो है किसी वजह के आपका अकाउंट जो है ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड्स के हवाले से कुछ डिपार्टमेंट्स भी बनाए हुए हैं। लेट्स सपोज के जी FIA, ठीक है, उसे हमने बनाया हुआ है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो है वो इस पर काम भी करती है और हमने देखा भी कि वो बहुत से ऑनलाइन फ्रॉड्स को भी डिटेक्ट कर रही है। इस हवाले से FIA कितनी मुतहर्रिक नज़र आती है, किस हद तक कैपेबल है? FIA इस मामले में देखें, हमारे इदारे ढीले तो हैं कि ये मानना पड़ेगा आपको भी और मुझे भी। हमारे इदारे इस मामले में ढीले हैं, लेकिन जो है इसको और अच्छा एक्शन लेना चाहिए इसके ख़िलाफ़। बिकॉज़ आपको पता है कि हमारे इदारे जो हैं वो पैसा देंगे तो फिर वो चलते हैं आगे, तो ऐसे नहीं चलते। तो जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इस चीज़ को, जो बंदा जॉब कर रहा है, जो बंदा बिज़नेस नहीं कर रहा अपना, किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी क्लाइंट को, US के क्लाइंट को, तो फिर वो अपनी जेब से कैसे भरेगा? उसका फ्रॉड होगा, जाहिर सी बात है उसका क्लाइंट ख़राब होगा पीछे से, ठीक है, अपनी जेब से पे करेगा। अब यहाँ पर जो है वो पे करेगा, उसके बाद तब जाके उसका काम होगा, तो फिर ये तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना बंदा। तो FIA के क्या आप ये कहना चाहते हैं कि FIA के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है या इतने स्किल्स नहीं है? बिल्कुल उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है ज़रूर, लेकिन वो यूटिलाइज़ नहीं करते। अच्छा, यानी कि उनके पास उन्हें सिखाया गया है कि उन्हें फ्रॉड्स को पकड़ना किस तरह है, उन तक पहुंचना किस तरह है, मगर वो खुद नहीं जाते। बिल्कुल जाहिर सी बात, आपको पता है कि इस चीज़ में पैसा जो है वो लगाया जाता है, तो उसके बाद फिर जाके वो चीज़ होती है। तो फिर जिसके पास नहीं है पैसा वो कहाँ से लगाए? अच्छा, ये बताइएगा इसके साथ साथ कि आप एक कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ इस काम को शुरू कर सकते हैं और उसका आउटकम कितना मिल सकता है?
देखिए मिनिमम इसके आप मिनिमम $500 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आउटकम आपको 30% ROI आपकी इजीली निकल आती है अगर आप बंदा मेहनत करे इसके ऊपर। देखें जी 30% का जो है वो फीडबैक आपको मिलता है और इनकम जो है वो आपकी 30% के साथ रिटर्न वापस आती है। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है वो GDP में इजाफा देखने में मिलता है और इसी हवाले से हुकूमत की तरफ से भी बहुत से जो लैब्स हैं वो नज़र आते हैं कि हुकूमत जो है वो यहाँ पर ना तो स्टडी ऐसी दे रही है, ना ही वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स मुहैया कर रही है और ना ही हमारे जो इदारे हैं वो फ्रॉड्स के हवाले से जो है वो इतने कैपेबल हैं कि उन फ्रॉडियों को, उन जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको पकड़ सके। और ये एक हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान पैदा करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान राना सलमान और टीम बनाम सरकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।